मैं अनुपम एक बार फिर से ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सारणिक के गुणधर्म के इस्तेमाल से सारणिकों का मान कैसे ज्ञात करते हैं, आसानी से और जल्दी किस तरह से मान प्राप्त करते हैं, वो हम लोगों ने सीख लिया था। आज स्टूडेंट्स हमारा जो सारणिक से रिलेटेड देयरफॉर आपको यहाँ पे समझ सकते हैं, आज चौथी क्लास है हमारी और इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं सारणिकों के ज्यामिति में अनुप्रयोग। ठीक है, हमने जो भी सारणिक में अभी तक क्लास की उससे हमारी एक्चुअल लाइफ में क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे कैसे हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो हम ज्यामिति में प्रयोग करना सीखेंगे। जिसके अंतर्गत दो बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किस तरीके से हम सारणिक के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे वो सीखेंगे। और दूसरे नंबर पे है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। 11वीं क्लास में हम लोगों ने एक अलग फार्मूले से निकालना सीखा था, लेकिन हम अभी यहाँ 12th क्लास में डिटर्मिनेंट मीन्स सारणिक की हेल्प से रेखा का समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। और ये दो अलग टॉपिक्स हैं ज्यामिति से हट के। एक तो हम लोग उप आव्यूह के बारे में सीखेंगे जिसको हम लोग सब मैट्रिक्स कहते हैं, और सबसे लास्ट में हम लोग सीखेंगे उप सारणिक। धारणा है उप आव्यूह है और ये क्या है, उप सारणिक, जिसे हम लोग माइनर कहते हैं। इन सभी बातों पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। लेकिन प्लीज स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो इसके पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, उसके लिए बेल आइकन का बटन हिट करिए, जिससे आप लोग आगे भी नई नई वीडियोज आप लोग को मिलती रहें और आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सारणिक का ज्यामिति में अनुप्रयोग। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, सारणिकों के ज्यामिति में अनुप्रयोग के अंतर्गत जो आपका पहला अनुप्रयोग है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हैं, अर्थात ये आपका एक त्रिभुज है ABC और इनके जो निर्देशांक हैं वो x1 y1 x2 y2 और साथ में बेटे x3 y3 हैं, तो डेफिनेटली इसका जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का वो होगा हाफ x1 y1 1, और ये सारणिक का आप लोग समझ लो बेटा, इसका चिन्ह है ये x2 y2 1 और x3 y3 1, जहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं। आपको इस फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। याद रखना है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो एक धनात्मक राशि होती है, तो अगर कभी इसको हल करके ऋणात्मक मान भी आता है तो भी आपको क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक मान को ही प्रदर्शित करना है। दूसरा, इसमें आप चाहो तो अगर कई बार आपको लगे कि जो यहाँ पे इनके निर्देशांक हैं वो काफ़ी बड़ी डिजिट वाले हैं, यानी कि काफ़ी लेंदी हैं, तो आप सारणिक का मान पहले प्रयोग करके फिर इसका आप जो सारणिक के गुणधर्म हैं वो यूज करके भी इसका मान निकाल सकते हो। और अगर छोटे छोटे नंबर हैं तो आप बिना सारणिक का गुण इस्तेमाल किए भी सीधा विस्तार करके आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष के निर्देशांक 2 3 5 8 और 1 -2 है। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों मान लेता हूँ कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। हम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो बस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा हाफ, तो रहना है बेटे x1 y1 मीन्स 2 3 1, x2 y2 मीन्स 5 8 1, x3 y3 1 -2 और 1। ठीक है, अब ये इतनी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है जिससे कि हम कोई सारणिक गुणधर्म यूज करें, तो हम सीधा जैसे विस्तार करते हैं उसी तरह से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं बेटे। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं बेटे। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा किस तरीके से आपको देखना है बेटे। चलिए 1/2 तो आपको रखना है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपने इसके पहले विस्तार करना सीखा है इसमें से 2 के साथ ये बेटे आपका 8, ठीक है, और -2 तो 8 + 2 यानी कि आपका 10 हो जाएगा बेटे। फिर -3 बाहर आ जाएगा, ये पूरा आपका कैंसिल, ये कैंसिल, 5 - 1 वो क्या हो जाएगा बेटे 4 हो जाएगा, और प्लस जब आप 1 बाहर करोगे तो ये इसके साथ कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, और -10 - 8 वो कितना आ जाएगा बेटे आपका -10 - 8 -80 ये।
ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटे। हाफ 20 माइनस 12 माइनस 18, तो ये माइनस 30 हो गया स्टूडेंट। ये हो जाएगा हमारा हाफ 20 माइनस 30 यानी कि माइनस 10, तो रिजल्ट आया -5। लेकिन मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि आपको मान धनात्मक में ही प्रदर्शित करना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष 2, 3, 5, 8 और -2 हैं, वो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 5। ये 5 आप इसको इकाई मान लो, कुछ भी जो आपको, ठीक है। इस तरीके से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमेशा ये 3/3 3 कोटि का ही सारणी बनेगा, क्योंकि त्रिभुज है तो उसके 3 शीर्ष होंगे, ऐसा नहीं कभी 2 या 4 बन रहा है, तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सारणी की हेल्प से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखा है। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण सारणी के युद्ध से कैसे करते हैं। अभी आपने सीखा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी तक हमने सीखा कि सारणी के सहायता से हम किस तरह से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और एक अन्य उपयोग है सारणी का हमारी डेली लाइफ में। 11th क्लास में हम लोगों ने फार्मूले के बिहाफ पे सीखा होता है कि किसी भी 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। आज हम सारणी की हेल्प से सीखने जा रहे हैं कि 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। ये मेरा टॉपिक है आज का अगला, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। मान लीजिए 2 बिंदु आपके x1 y1 और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इन दोनों बिंदुओं से जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो माना बिंदु A तथा B को मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु P x y है। अब चूंकि बिंदु P A B संरेखा आप यहाँ से देख सकते हो, अगर उसी रेखा A और B से होकर जाने वाली रेखा पर ही कोई तीसरा बिंदु है, तो निश्चित तौर पे ये तीनों के तीनों बिंदु आपस में क्या होंगे, समरेख होंगे बेटे। ठीक है, और समरेख हैं तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने छोटी क्लास में सीखा होगा 9th में 10th में, कि अगर 3 बिंदु समरेख हैं तो निश्चित तौर पे उनसे जो क्षेत्रफल बनता है, ऐसे 3 बिंदु जो समरेख हैं, बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बेटे, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी बात को हम यूज करेंगे। आपको अभी पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या सिखाया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, x1 y1 1, x2 y2 1 और बेटे x y 1। हाफ यहाँ पे आपको हर बार लगाना है, और पीछे हम लोग सिर्फ ज्ञात करते थे, यहाँ पे मुझे इक्वल टू 0 रख देना है बस। अब ये सॉल्व करोगे निश्चित तौर पे आपको एक रेखा मिलेगी जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी बेटे। ठीक है, तो बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण x1 y1, और सॉरी एक इसमें बिंदु और है, कौन सा बेटे, दूसरा लिखते हैं बेटे x2 और y2। ये आपका समीकरण। एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल तेजी से इसको कर देना चाहूंगा बेटे। अगर मेरे पास एक बिंदु है 2 4 और एक अन्य बिंदु है 7 8, और मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो बस आप लोग को मान लेना है कि इस पर एक अन्य बिंदु क्या है, x y, और अब इनसे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल, हालांकि यहाँ त्रिभुज बनने वाला ही नहीं है, लेकिन मानते हैं अगर इससे त्रिभुज बनता तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटे, 0। तो बस आप देख लोगे यहाँ पे, चूंकि बिंदु समरेख है, ऐसे लिखना है बेटे, चूंकि बिंदु समरेख है इस तरीके से बेटे, अतः ये हाफ तो आपको लगाना है बेटे, 2 4 1 7 8 1 और बेटे x y 1 इजिकल टू क्या होगा आपका 0। और यहाँ अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटे 1 मिनट के अंदर, तो मैं करके दिखाता हूँ। चलिए 2 स्टूडेंट बाहर हो जाएगा, ये कैंसिल, 8 माइनस वाई -4 आप बाहर ले आओगे, और ये बेटे आपका 7 माइनस एक्स प्लस 1 आप बाहर करोगे बेटे, ये 7y माइनस 8x इक्वल टू क्या, 0। यहाँ जो हाफ है वो बेटे आपका इधर आके 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचता है, इसको तेजी से सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 16 माइनस 2y माइनस 28 प्लस 4x प्लस 7y माइनस 8x इक्वल टू 0। पर बेटे 4 माइनस 8x माइनस 4x
-2y और +7y, ये बेटे प्लस का 5y। कांस्टेंट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे बेटे, ये आपका क्या है -28 और ये प्लस आपका 16, तो 16 ये 12 हो जाएगा बेटे, -12 = 0। बस इस तरीके से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखा के, अब ये देखना ये उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु 2, 4 और 7, 8 से पास आउट है। तो स्टूडेंट आप इस तरीके से दो अलग अलग बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बहुत आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि उपसारणिक क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ये है वो आपका दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ओके प्यारे बच्चों, तो सारणी के इस्तेमाल से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के पश्चात अब आज के जो दो लास्ट टॉपिक थे हमारे, उप आव्यूह तथा उप सारणिक, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटे उप आव्यूह की और फिर बात करेंगे उप सारणिक की। उप आव्यूह के बारे में आपको देखना है। यदि किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियों अथवा कुछ स्तंभों अथवा पंक्तियों तथा स्तंभों दोनों को छोड़ने पर शेष आव्यूह दिए गए आव्यूह का उप आव्यूह कहलाता है। ठीक है, ध्यान बेटा यहाँ पे तीन बातें हैं। एक तो हमने लिखा है कुछ पंक्तियों अथवा कुछ स्तंभों या फिर कुछ पंक्तियां तथा स्तंभों को छोड़ने पर प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का उप आव्यूह कहलाता है। मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, एक आव्यूह है जिसके अवयव हैं 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1 to 4। अब आप देखना बेटे यहाँ पे, अगर मैं पहली पंक्ति को छोड़ दूं और यहाँ पे तीसरे स्तंभ को छोड़ दूं बेटे, तो क्या बचा 7, 8, 1, 2। ये मैंने एक आव्यूह लिख लिया छोटा सा 7, 8, 1, 2। तो ये जो छोटा सा आव्यूह है 7, 8, 1, 2, ये आव्यूह ए का उप आव्यूह है, क्योंकि हमने इसमें पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त आव्यूह निकाला है। इसी तरीके से बहुत छोटा सा ये आव्यूह दिख रहा है अपन, लेकिन ये भी इस दिए गए आव्यूह का उप आव्यूह है। क्यों? आप इसमें पहली और दूसरी दोनों पंक्तियों को छोड़ दो, ठीक है, और पहले और दूसरे स्तंभ को भी छोड़ दो आप, तो ये भी आपका पूरा कैंसिल होना चाह रहा है, ये भी कैंसिल होना चाह रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 1 से हमने एक छोटा सा आव्यूह बनाया, ये आव्यूह भी इस आव्यूह का क्या होगा, उप आव्यूह कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उप आव्यूह आपको क्लियर हुआ और हम अगला स्टेप जो है हमारा उप सारणिक, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं बेटे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आपको इसे काम में लाना है बेटे। किसी वर्ग आव्यूह, ये वर्ग आव्यूह पे आपको फोकस करना है बेटे, वर्ग आव्यूह ध्यान रखना है। उप सारणिक में किसी भी प्रकार के आव्यूह की बात हो रही थी, लेकिन उप आव्यूह में, उप सारणिक में हमेशा आपको एक वर्ग आव्यूह भी लेना होगा बेटे। तो किसी वर्ग आव्यूह के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त आव्यूह का सारणिक उस आव्यूह का उप सारणिक कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्राप्त उप आव्यूह का सारणिक उस अवयव का उप सारणिक कहलाता है। मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ भी आपको क्लियर करना चाहूँगा। मान लीजिए यहाँ पे ये वही जो पहले हमारी मैट्रिक्स थी, वही मैंने फिर एक दोबारा से मैट्रिक्स यानी आव्यूह ले लिया है, जिसके अवयव वही 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 1 to 4 है बेटे। अब मुझे अवयव 4 की उप सारणिक ज्ञात करना है। किसी एक अवयव का यहाँ पे अलग अलग 3 का आपको कोई उप सारणिक पूछ सकता है, अवयव 4 का उप सारणिक पूछ सकता है, या वो ऐसे बोल सकता है कि पहली पंक्ति के और तीसरे स्तंभ का जो अवयव है उसका आपको उप सारणिक ज्ञात करना है। तो फिलहाल मैं 4 का आपको सिखाने चल रहा हूँ बेटे। तो अगर 4 का ये इस अवयव की उप सारणिक आपको ज्ञात करना है, तो हमने क्या लिखा बेटे, किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति, ये आपकी पंक्ति हो गई, तथा स्तंभ, और ये आपका स्तंभ हो गया। अवयव 4 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पर ये जो उप आव्यूह बचता है, उप आव्यूह क्या बचा हमारा 7, 9, 1, 4, ये उप आव्यूह है। अब इसकी जो सारणिक होगी, अर्थात इसका जो सारणिक होगा 7, 9, 1, 4, ये सारणिक इस दिए गए
अवयव के अवयव 4 की उप सारणिक है। अब इसका मान आप निकाल उसको तो अच्छी बात है। 28 माइनस 9 आप समझ सकते हो, ये आपका हो जाएगा 19। 19 तो सारणिक का मान है, लेकिन उप सारणिक क्या है बेटे आपकी 7 9 1 4। इस तरह से आपको अगर 5 का उप सारणिक याद करना है तो आप ये तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए और पहली जो पंक्ति है वो छोड़ दीजिए। 7 8 1 2 इससे जो सारणिक बनेगी वो अवयव 5 की उप सारणिक कहलाएगी स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उपावयव तथा उप सारणिक दोनों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को आज इसको रिवाइज करना है अच्छे से, और मैं हमेशा की तरह फिर बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए और भी ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस के लिए ये चित्रा प्रकाशन की एक्टिव बुक है आपके सामने, आप इसको यूज करिए, इसको परचेज करिए। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वगैरह भी मिलने वाले हैं, जिससे आपको बोर्ड में हेल्प मिलेगी। और प्लीज स्टूडेंट कल के क्लास को आप बिल्कुल नहीं मिस करोगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उप सारणिक की सहायता से हम किस तरीके से किसी भी अवयव का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, या सबसे ज़्यादा मेन होगा जब 3 चर वाले समीकरण आते हैं x y z वाले, तो उसको भी हल करने में कहीं ना कहीं उप सारणिक का ही इस्तेमाल होता है स्टूडेंट। तो आगे की वीडियो बिल्कुल देखना आप लोग नहीं भूलेंगे। थैंक्स लॉट, थैंक यू।